साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत यहाँ पर हम लोग आज के करंट अफेयर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 जो कि संसद में प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में। तो देखिए, यह विधेयक जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करना है। यह संशोधन मूल अधिनियम अर्थात जो कि 1972 का वन्य जीव संशोधन अधिनियम है, उसको वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1973, जिसे शॉर्ट में साइट्स के नाम से जानते हैं, इसकी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य पर केंद्रित है। अब इस विधेयक की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला, सुव्यवस्थित वन्यजीव प्रबंधन और निगरानी के लिए राज्य वन्यजीव बोर्डों की स्थायी समितियों की स्थापना करना। दूसरा, अधिनियम के तहत शामिल अनुसूचियों की संख्या को 6 से घटाकर 4 प्रमुख अनुसूची के रूप में युक्ति संगत बनाना। तो यहां महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, अभी तक 6 अनुसूचियां थी, अभी से घटा करके 4 कर दिया गया है। इस विधेयक के बाद जब ये बिल बन जाएगा तो जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। अब अनुसूची क्या होती है? अनुसूची जो है यह वन्य जीवों का एक वर्गीकरण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वन्य जीवों की अनुसूची वन सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त वन्य जीवों जैसे कि बाघ की श्रेणी है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए कठोर संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु वन्य जीव प्रबंधन योजना को अब वन्य जीव अधिनियम का भाग बना दिया गया है। वहीं आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नियंत्रण को सक्षम करना, साथ ही स्वामित्व प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति द्वारा जीवित हाथियों के स्थानांतरण या परिवहन की अनुमति प्रदान करना। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विनियमन के लिए मूल अधिनियम में एक नया अध्याय वी सम्मिलित करना। आगे बात कर लेते हैं साइट्स के बारे में। तो देखिए, साइट्स क्या है? साइट्स सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और पौधों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न न हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जीव और पौधे दोनों शामिल किए गए हैं। यह संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी और वर्तमान में भारत सहित 183 देश इसके पक्षकार हैं। साइट्स द्वारा पूर्व में भारत को एक बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। यदि दूसरी बार भी इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया या कर दिया जाता है तो भारत महत्वपूर्ण पादपों की प्रजातियों का व्यापार करने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 संसद में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इसको प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य यह है कि भारत में डोपिंग से मुक्त खेल गतिविधियां सुनिश्चित करने एवं खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित करने के लिए मौजूदा ढांचे और तंत्र को मजबूत करना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे शॉर्ट में यूनेस्को के नाम से जानते हैं, तो यूनेस्को के डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के उद्देश्यों को प्राप्त करना। चूंकि भारत द्वारा वर्ष 2007 में इस अभिसमय की पुष्टि की गई थी। अब विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनकी यदि बात करें तो इसमें पहला है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए सांविधिक स्टैट्यूटरी ढांचा निर्मित किया जाएगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटियों के रूप में स्थापित NADA अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL को विघटित कर पुनर्गठित किया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या है कि यह NADA अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को जांच, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने और निरीक्षण, नमूना संग्रह करने तथा उसे साझा करने एवं सूचना के मुक्त प्रवाह की शक्तियां प्रदान करता है। यहाँ ध्यातव्य है कि NADA अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पास पूर्व में मतलब पहले छापा या रेड डालने का कोई अधिकार नहीं था। वो अधिकार भी इसके माध्यम से दिया गया है। इसके अतिरिक्त खेलों में डोपिंग रोध के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड एजेंसी और NDTL राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा किया जाएगा। अब थोड़ा सा डोपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग ऐसे पदार्थों या शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी मध्यवर्ती पदार्थों के उपयोग को दर्शाता है जो सामान्य रूप से मानव शरीर में नहीं पाए जाते हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान इसे एथलीटों द्वारा अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहरी सहायता के रूप में ग्रहण किया जाता है।
भारत द्वारा वर्ष 2008 में NDTL अर्थात राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को तकनीकी आवश्यकताओं NDTL और वर्ष 2009 में NADA अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला है उसकी स्थापना पहले हुई है 2008 में, जबकि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना बाद में 2009 में हुई है। वर्तमान में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL को तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहने के कारण विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के संबंध में। तो देखिए, इस वर्षगांठ समारोह की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने संसदीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और समुद्री विज्ञान में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत वियतनाम संबंधों की यदि बात करें तो इसमें पहला है, भारत और वियतनाम औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए साझा संघर्ष के इतिहास के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ एवं सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। वर्ष 2007 के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया और वर्ष 2016 में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार प्रदान किया गया। तो यही जो 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी होती है उसी की 5वीं वर्षगांठ इस समय मनाई जा रही है। भारत के लिए वियतनाम के महत्व की बात करें तो यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बिंदु है। वियतनाम जो है इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान और हिंद प्रशांत दोनों संदर्भों में एक प्रमुख भागीदार है। इसके अतिरिक्त वियतनाम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। साथ ही भारतीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। ठीक है, इसमें भारत द्वारा वियतनाम को 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया। तो यहाँ यह भी इससे समझ में आता है कि हम जो है वियतनाम से आयात ज्यादा करते हैं, उसको निर्यात कम करते हैं। आगे चलते हैं। संबंधों को बढ़ावा देने संबंधी जो पहलें की गई हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला है, हनोई में स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। दूसरा, मेकांग गंगा सहयोग ढांचे के तहत भारत सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वियतनाम के विभिन्न प्रांतों में 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रति योजना मूल्य की त्वरित प्रभावी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। भारत से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भारत ने वियतनाम को 600 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति की पहली बैठक आयोजित हुई है। तो देखिए, बैठक के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं यदि उनकी बात करें तो इसमें पहला है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरसेड मतलब वायु के सामान्य प्रवाह का जो क्षेत्र है वो एयरसेड कहलाएगा। तो एयरसेड दृष्टिकोण अपनाना। इसके तहत नीति निर्माता जो है राज्यों की सीमाओं के भीतर निर्देशित नीतियां बनाने की बजाय भौगोलिक, मौसम संबंधी और अन्य कारकों मतलब जो किसी विशिष्ट एयरसेड के भीतर वायु को प्रदूषित करते हैं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की योजना बनाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए एयरसेड दृष्टिकोण लागू किया जा रहा है। सभी के लिए स्वच्छ वायु मिशन, इसे वर्ष 2022 में आरंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है कणकीय पदार्थों, इसमें 2 प्रकार के आते हैं, PM 2.5 और PM10 के स्तर को NCAP अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत पहचाने गए शहरों में वर्ष 2024 तक 20 से 30% तक। ठीक है, यहां पे आधार वर्ष क्या लिया गया है, वर्ष 2017 के स्तर से 20 से 30% और वर्ष 2025-26 तक 35 से 50% तक कम करना इसका लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, सभी के लिए स्वच्छ वायु मिशन कब प्रारंभ होगा, वो वर्ष 2022 में प्रारंभ होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं NCAP के बारे में अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में। तो पहला है इसमें पॉइंट, इसे वर्ष 2019 में, याद रखिएगा, वर्ष 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा, यह तुलना के लिए आधार वर्ष 2017 के साथ वर्ष 2024 तक PM10 और PM 2.5 की सांद्रता को कम से कम 20% तक कम करने का प्रयास करता है। इसे लक्षित 132 शहरों में लागू किया जा रहा है, जो लगातार 5 वर्षों से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQ के अनुरूप नहीं है। अब ये नेशनल
एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQ क्या है? तो ये वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रदूषक के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके संबंध में जो विभिन्न चीजें हैं, आयाम, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें योजना अवधि की बात करें तो 5 वर्ष की मध्यावधि कार्य योजना वर्ष 2019 को आधार वर्ष के रूप में रखने के साथ शुरू होगी और परिणामों की मध्यावधि समीक्षा के बाद इसे दीर्घावधि में 20 से 25 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2024 तक PM 2.5 और PM10 संकेंद्रण में 20 से 30% की कमी का राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं दृष्टिकोण की बात करें तो बहुत क्षेत्रीय और सहयोगी दृष्टिकोण, इसमें दृष्टिकोण में पहला है बहुक्षेत्रीय और सहयोगी दृष्टिकोण। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC सहित भारत सरकार की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के साथ एकीकरण एवं मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना। और तीसरा पॉइंट है 102 गैर लक्ष्य प्राप्ति वाले शहरों की सूची में आने वाले 43 स्मार्ट शहरों में NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क का उपयोग करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला है वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए शमन उपायों का कठोर कार्यान्वयन। दूसरा, देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का संवर्धन करना और उसे मजबूत करना। तीसरा, जन जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के उपाय करना। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी NLP का निर्माण कर रही है। देखिए, हाल ही में सरकार ने सूचित किया कि मुकदमेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने हेतु एक NLP नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी विचाराधीन है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति जो है विचाराधीन है। इससे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री द्वारा इस उद्देश्य एक NLP नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी कि सरकार को निरर्थक मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए, विशेषकर जहां सरकार के विरुद्ध कोई ऊंचा या बड़ा दावा नहीं किया गया है। इस नीति को लागू नहीं किया गया था। इस नीति का महत्व क्या है? पहला, इस नीति का उद्देश्य सरकार को एक कुशल और उत्तरदायीवादी में परिवर्तित करना है। सर्वविदित है कि राज्यों और केंद्र में सरकारें जिला अदालतों से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक में कुल 3.14 करोड़ मामलों में से 46% मामलों में वादी के रूप में शामिल हैं। दूसरा, यह नीति न्यायालय में किसी मामले के लंबित रहने की औसत अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने में सक्षम बना करके न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत करेगी। तीसरा, अब अगला देखते हैं। इसमें मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों की बात करते हैं। तो पहला है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम LIMBS। भारत संघ से जुड़े मुकदमों की निगरानी के उद्देश्य से निर्मित एक वेब प्लेटफॉर्म है यह। वहीं दूसरा है विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स AMRD। अंतर मंत्रालय या विभागीय विवादों के समाधान के लिए इसको स्थापित किया गया। वहीं पूर्व संस्थान मध्यस्थता और निपटान PIMS तंत्र के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र AMRCD का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट इसको याद रखिएगा कि अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? वाराणसी में। देखिए, इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 महापौर भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय क्या रहा है? नया शहरी भारत, न्यू अर्बन इंडिया है। शहरी स्थानीय निकायों के महापौर या अध्यक्ष नगर निकाय के राजनीतिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वर्तमान में महापौरों का चुनाव नगर पार्षदों द्वारा किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। मतलब नगर पार्षद प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाता द्वारा चुने जाते हैं और फिर महापौर जो है इन नगर पार्षदों के द्वारा चुने जाते हैं। महापौर के कार्यालय से संबंधित मुद्दे की बात करें तो पहला है लघु कार्यकाल। देखिए, भारतीय शहरी प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण ASICS 2017 में यह पाया गया केवल 20% शहरों में ही महापौरों के 5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध है। 74वें संविधान संशोधन में महापौरों के निर्वाचन की विधि या कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें अगला पॉइंट है इनके मुद्दों से संबंधित में कार्यकारी अधिकार का अभाव। देखिए, ज्ञातव्य है कि प्रमुख कार्यकारी शक्ति सरकार द्वारा नियुक्त नगर पालिका आयुक्त के पास होती है, इसलिए महापौर केवल नाम मात्र का पद ग्रहण करते हैं।
महापौरों के लिए उपलब्ध सीमित कार्यकारी शक्तियों को शहरी अभिशासन में अक्षमता और कुप्रबंधन के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में देखा जाता है। किए जाने वाले उपायों की बात करें, क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इसमें पहला है शहरी निवासियों का प्रत्यक्ष जनादेश महापौर के पद की वैधता और जवाबदेही में वृद्धि कर सकता है, क्योंकि अभी ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं तो इन्हें डायरेक्टली चुना जाना चाहिए। दूसरा, राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाहों के विपरीत महापौरों के निश्चित कार्यकाल अधिक निरंतरता प्रदान करते हैं, क्योंकि नौकरशाहों को अकस्मात स्थानांतरित किया जा सकता है। अब जो सुर्खियों वाली चीजें उनकी बात कर लेते हैं, तो पहला है सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 के बारे में। तो देखिए, सरोगेसी को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक को संसद ने पारित कर दिया है। मुख्य प्रावधान क्या है? यह विधेयक सरोगेसी को परिभाषित करता है, यह वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। इसमें एक राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है और देश में सरोगेसी का विकल्प चुनने का अधिकार केवल भारतीय दंपतियों को ही होगा, विदेशियों को नहीं है। इसमें विवाह के 5 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थता के रूप में जो बंध्यता या निसंतानता की जो परिभाषा थी उसको हटा दिया गया, मतलब ये प्रावधान हटा दिया गया जो 5 वर्ष वाला था। आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। यह भूटान के लोगों और राज्य की आजीवन सेवा को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान, शुद्ध शून्य के लिए नवाचार। यह भारत अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमशीलता पहलों का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम है। ये पहले या इनिशिएटिव अगली पीढ़ी की स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास एवं कार्यान्वयन व ऊर्जा भंडारण तथा कार्बन संचयन संबंधी चुनौतियों से संबंधित है। यह स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करके टेक्नोलॉजी शो स्टॉपर्स की पहचान करेगा, साथ ही शुद्ध शून्य की ओर संक्रमण के लिए नए बाजार एवं उद्योग निर्मित करने हेतु उद्यमशीलता की प्रतिभा को आकर्षित करेगा। यह अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के लक्ष्यों के साथ भी संरेखित है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले एक गैर लाभकारी संगठन सोशल अल्फा के साथ साझेदारी में द्विराष्ट्रीय भारत अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच IUSSTF द्वारा प्रशासित किया जाएगा। आगे चलते हैं एरो स्पोर्ट्स के बारे में। तो देखिए, एक संसदीय समिति ने सरकार द्वारा एरो स्पोर्ट्स, मतलब एरो स्पोर्ट्स में क्या आते हैं? एयर रेसिंग है, एरोबेटिक्स है, पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग जैसे हवाई गतिविधियों, ये आपके एरो स्पोर्ट्स में आते हैं। तो एरो स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया है। यह देखा गया है कि पहाड़ों, पुलिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूल परिदृश्यों के कारण इन खेलों में भारत की उच्च दक्षता या उच्च क्षमता के बावजूद उनके विकास के लिए मात्र 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वे देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में कार्य कर सकते हैं। जो एरो स्पोर्ट्स हैं, ये देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो सकता है। आगे बात करते हैं पिंक फोर्स की। तो देखिए, गोवा पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया गया है। पिंक फोर्स अपराध की जांच में शामिल नहीं होगी, बल्कि उसकी रोकथाम के लिए कार्य करेगी या कार्रवाई करेगी। इसके द्वारा स्थानीय पुलिस थानों से मदद ली जाएगी और गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। उन्हें इसके लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह फोर्स जो है संपूर्ण वर्ष 24 घंटे कार्य करेगा। पिंक फोर्स का गठन जो है इस उद्देश्य किया गया है ताकि माता पिता और बच्चे और अन्य इस बल से निसंकोच बात कर सकें। आगे चलते हैं। पीत पत्रकारिता, एलो जर्नलिज्म किसे कहते हैं? देखिए, ये आया क्यों? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता के विरुद्ध मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के लिए दोषी ठहराए गए पत्रकार को राहत देना अस्वीकृत कर दिया। कोर्ट ने इसे विशिष्ट पीत पत्रकारिता, एलो जर्नलिज्म का मामला माना है। देखिए, पीत पत्रकारिता समाचार पत्र की रिपोर्टिंग की एक अतिरंजित, शोषक व सनसनीखेज शैली है। जब भी प्रतिस्पर्धा होती है तो पीत पत्रकारिता की उत्पत्ति होती है। आगे बात करते हैं रमना काली मंदिर। भारत के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के ढाका में नवीनीकृत श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। मार्च 1971 में अपने ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह ऑपरेशन एक क्रूर कार्रवाई थी जिसके कारण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था।
तो मूल रमना कालीबाड़ी का निर्माण मध्य युग के दौरान किया गया था। यह अपनी ऊंची संरचना के लिए प्रसिद्ध था। वर्ष 1929 में मंदिर परिसर में प्रसिद्ध संत आनंदमयी के भक्तों के लिए एक अतिरिक्त इमारत का अधिग्रहण किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।